नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत, उसके नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई है विभिन्न आधारों पर, क्योंकि हमने पढ़ा कि किस प्रकार कार्ल मार्क्स ने केवल पदार्थ को महत्व दिया। उसका उद्देश्य एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना करना था जो कि उत्पादन के लिए संगठित हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो आलोचना विभिन्न आधारों पर की जाती है वह इस प्रकार है कि द्वंद्व के आधार पर विकास का विचार कोरी कल्पना है। तो हमने पढ़ा हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को, और फिर हमने मार्क्स को पढ़ा कि किस प्रकार मार्क्स ने हीगल से विकास की एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को ग्रहण किया और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विचार, विवेक और विश्वात्मा पर जिस प्रकार हीगल ने बल दिया और मार्क्स ने भौतिक पदार्थ पर जो बल दिया, किस लिए? एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने द्वंद्वात्मक विकास पर या द्वंद्व के आधार पर या विकास के लिए द्वंद्व की प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया या बताया कि विकास एक प्रकार से द्वंद्व प्रक्रिया के आधार पर होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने यह समझाने का प्रयास नहीं किया कि जिस उद्देश्य का उन्होंने प्रतिपादन किया है एक वर्गहीन समाज की स्थापना का, जिसकी वो व्याख्या करता है, क्या वो वास्तव में वैसा है वर्गहीन समाज? क्योंकि हमने देखा कि उन दोनों ने क्या ऐसा वर्गहीन समाज कभी स्थापित होगा? यह मार्क्स की केवल कोरी कल्पना है कि द्वंद्व जो है वो रहस्यमय आवरण की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। और एक प्रकार से हम देखें कि मार्क्स के जो सिद्धांत है कि किस प्रकार जो के दाने में वाद, प्रतिवाद, संवाद की प्रक्रिया आती है, लेकिन अगर हम निष्पक्ष वैज्ञानिक रूप से देखें तो उसमें हमें कोई आंतरिक विरोध या संघर्ष भी कोई इस प्रक्रिया में नज़र नहीं आता है। हम बिना द्वंद्व यानी बिना वाद, प्रतिवाद और संवाद के भी हम इस द्वंद्व की, इस विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि हीगल ने जो द्वंद्व की जो प्रक्रिया जो अपनाई है वो एक कल्पना मात्र ही है। दूसरी आलोचना है विकास और गति चेतन पदार्थों में संभव है, जड़ पदार्थों में कभी नहीं हो सकती। तो आलोचकों ने मार्क्स के भौतिकवाद को एक चुनौती दी और उसको केवल कल्पना बताया है। और इन विद्वानों का मानना है कि द्वंद्ववाद आदर्श में भले ही संभव हो, लेकिन भौतिकतावाद में द्वंद्व का कोई महत्व नहीं है या वैज्ञानिकता में उसका कोई महत्व नहीं है। जब हम अगर विश्वात्मा, विवेक या विचार के विकास को अगर हम समझें तो वह स्वयं विकसित हो सकते हैं, क्योंकि वह चेतन पदार्थ नहीं होते हैं। लेकिन जड़ पदार्थ जो चेतन है, पदार्थ जो कि जड़ है, जिसमें कोई आत्मा नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, वो अपने आप विकसित नहीं होते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसको हम वास्तविकता में बदल सके, इसलिए इसमें स्वयं में विकसित होने की कोई संभावनाएं भी नहीं होती है। जो भी परिवर्तन जो इस जड़ जगत में होते हैं वे बाह्य शक्तियों के विभिन्न प्रभावों के कारण होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि जड़ जगत में और चेतन जगत में अगर हम तुलना करें, जड़ जगत की और चेतन जगत की जो समानता में हम दोनों को एक जैसा नहीं मान सकते। हम यह नहीं कह सकते कि जो नियम भौतिक जगत में लागू होते हैं वही नियम हम मानव समाज में, चेतन समाज में लागू होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि कार्ल मार्क्स ने एक वर्गहीन समाज की स्थापना का जो उद्देश्य बताया है वह भी केवल भौतिक पदार्थों के आधार पर संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी हमें विचार चाहिए। सर्वहारा वर्ग की क्रांति की प्रेरणा का एक विचार चाहिए, एक आदर्श चाहिए। तो इस प्रकार की क्रांति केवल भौतिक वातावरण से उत्पन्न नहीं हो सकती, बल्कि वो मानव चेतना से उत्पन्न होती है, क्योंकि वो केवल जड़ नहीं है, केवल पदार्थ नहीं है। तीसरी आलोचना बताई है मार्क्स की आलोचकों ने कि मार्क्स के विचार असंगतिपूर्ण है, विरोधाभासी है। मतलब कि मार्क्स ये कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है ना, यद्यपि वो उसे अपने द्वारा चुने वातावरण में नहीं बना पाता है। तो ये दोनों बातें अपने आप में विरोधाभासी है और असंगतिपूर्ण भी है। तो पहले वाक्य में जहाँ मार्क्स ने कहा है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है, तो उसमें वो विचार के प्रभाव को ग्रहण करा है, और
दूसरे में वो कहता है कि व्यक्ति अपने द्वारा चुने हुए वातावरण में व्यक्ति जो है वो अपने इतिहास को नहीं बना सकता, तो वहाँ पर वो भौतिक पदार्थों के महत्व को भी स्वीकार कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स जो है विचारों का प्रयोग भी करता है और भौतिक पदार्थों का महत्व भी स्वीकार करता है। तो इस प्रकार दोनों विचारों में विरोधाभास है। तो ये दोनों चीज़ मस्तिष्क और भौतिक पदार्थ में उसने जो क्रिया बताई है वो द्वंद्ववाद की क्रिया बताई है। तो इस प्रकार मार्क्स का सारा जो एक प्रकार का जो एक प्रक्रिया है द्वंद्ववाद की, वाद प्रतिवाद संवाद, वो इसमें कहीं भी मेल नहीं खाती है। तो इस स्थिति में हम देखें कि जो भी मार्क्स ने जो आर्थिक विकास के जो नियम बताए हैं वह नियम उस स्थिति से संबंधित नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर उसके लिए विचारों की भी आवश्यकता होती है और भौतिक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। चौथी आलोचना हम देखते हैं कि मार्क्स ने आत्मा तत्व की, विचार तत्व की उपेक्षा की है और केवल भौतिक पदार्थों पर, भौतिकतावाद पर ज़्यादा बल दिया है, वह भी अनुचित है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भौतिकता के साथ साथ हमें आत्मा की, विचार की, चेतना की भी, मानव चेतना की भी आवश्यकता होती है। तो यद्यपि हम देखते हैं कि पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, वो दृश्य होते हैं, आत्मा अदृश्य होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति पर जो आत्मा का जो एक प्रभाव है वो वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो वह भी अपने आप में स्वयं सिद्ध है। तो आत्मा का जो ज्ञान है वो इंद्रियों के ज्ञान से कहीं अधिक बड़ा होता है विचारों के। तो इस प्रकार हम देखें विचारों का ज्ञान, आत्मा की अनुभूति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति को एक प्रकार से अधिक सबल बनाती है। पांचवी आलोचना हम देखें कि इतिहास केवल मानव की उन्नति का ही इतिहास नहीं है। जैसा कि हमने मार्क्स के इस सिद्धांत में पढ़ा, उसने कहा कि परिवर्तन जो है वो हमेशा उन्नति की ओर होते हैं, आगे की ओर होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। मानव इतिहास कहता है कि मानव इतिहास केवल उन्नति का इतिहास नहीं है, बल्कि उसमें उन्नति और पतन दोनों होते हैं। मार्क्स ने इतिहास को केवल उन्नति का ही माना है, लेकिन हम इतिहास देखें तो उसमें उन्नति के साथ साथ पतन भी निहित है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में भौतिकतावाद को, भौतिक पदार्थों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उसने चेतना की, विचारों की उसने जो उपेक्षा की है अपने, और उसने केवल द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में जो भौतिकता को महत्व दिया है, और उसके आधार पे जो उसने एक वर्गहीन समाज की स्थापना का जो उद्देश्य बताया, वह उद्देश्य आज तक कभी पूरा नहीं हो पाया है। जहाँ कहीं भी हमने साम्यवाद की स्थापना होते देखी है, वहाँ पर भी एक वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं हो सकी है। तो अपने आप में यहाँ पर ये कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो अपने आप में अपूर्ण और एक प्रकार से हम देखें कि काल्पनिक है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स का हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ा। अब कार्ल मार्क्स का जो एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मार्क्स के सिद्धांत में हम देखें कि आर्थिक नियतिवाद जो है वो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर उसने इतिहास की परिस्थितियों में उसको समझाने का प्रयास किया है। मार्क्स के विचारों में एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर उसके समस्त विचार हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक जीवन, समाज और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए, यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवाद का जो विकास बताया है, जो एक साम्यवादी समाज की जो स्थापना का जो उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पाने के लिए उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया, और यह सिद्धांत उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का ही एक विस्तार उसको हम मान सकते हैं कि उसने उसको और आगे विस्तार किया उसका, और उसको एक प्रकार से आर्थिक रूप से भी उसको उसमें उसकी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की। तो मार्क्स के भौतिकवाद की जो मुख्य अध्ययन सामग्री वो मानव और उसके द्वारा प्रयोग किए जाने विभिन्न साधन और यंत्र होते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना पोषण करता है, अपने जीविकोपार्जन करता है। तो इसी को महत्व देते हुए कार्ल मार्क्स ने अपने राजनीतिक सिद्धांत में एक नए विचार को जन्म दिया, वह है आर्थिक
व्याख्या करना हम इतिहास की जो भी परिस्थितियाँ होती है उसकी। तो कार्ल मार्क्स के पूर्व भी हम देखें तो हॉब्स के द्वारा भी भौतिकतावाद को अपनाया गया था। लॉक ने संपत्ति को मुख्य केंद्र माना था अपने अध्ययन में या मानव जीवन में, परंतु हम देखें कि औद्योगिक संगठन में मानव के मनोविज्ञान पर जो प्रभाव को हीगल और टॉकविल ने भी माना था कि किस प्रकार औद्योगिक संस्थाओं पर मानव के मनोविज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है और वो उसके अनुसार संचालित होती है। तो इस प्रकार हम देखें मार्क्स एक ऐसा दार्शनिक है जिसने जो यंत्रों की निर्धारित करने की क्षमता पर उसने ज़्यादा महत्व दिया। उसने आर्थिक आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण मानकर उसकी जो अन्य अवस्थाएं होती है समाज की, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि, उन अवस्थाओं पर आर्थिक अवस्थाओं का जो प्रभाव पड़ता है और ये जो विभिन्न जो अवस्थाएं हैं जो आर्थिक अवस्थाओं को निर्धारित करती है, उसमें जो क्षमता होती है इन विभिन्न अवस्थाओं को निर्धारित करने की, उस पर कार्ल मार्क्स ने उसके अध्ययन पर बल दिया। तो इस प्रकार हम देखें कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की जो भौतिकवादी जो व्याख्या या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत हमारे सामने कार्ल मार्क्स ने रखा है, उससे हम इतिहास की अच्छी प्रकार से हम समझेंगे और किस प्रकार इतिहास जो है एक प्रकार से संघर्ष की कहानी है, इसको कार्ल मार्क्स इसके बारे में बताता है। तो हम इसको विभिन्न उस चरणों में पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत जो है वो किस प्रकार उसमें उसने विभिन्न चरणों में उसकी व्याख्या की है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में अक्सर आता है और यह भी इम्पोर्टेंट है कि कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है।